नमस्ते दोस्तों। आज सुनेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी उसने कहा था। यह कहानी सन 1915 ईस्वी में लिखी गई और इस कहानी में जिस काल समय का वर्णन है वह है 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, संभवतः 1890 के आसपास। बेहद लोकप्रिय, भावुक और दिलों को छूने वाली इस कहानी में आप त्याग, बलिदान, देश प्रेम और इन सब से ऊपर बचपन के प्यार के रंगों का अनुभव कर सकते हैं। अपने बचपन की प्रेमिका से किए गए वादे को निभाने के लिए एक प्रेमी किस हद तक जा सकता है। सुनते हैं। उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के, गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उनके गुप्त गुह्य अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को खींचकर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, अब बचो खालसा जी, हटो भाईजान, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह, महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। ओए हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्र प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने के योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता ही न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे होने की उपाधि पाई, तब जाकर कहीं घर पहुंचा। दोस्तों, कहानी अब यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। वो छोटा सा लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, बड़ा होकर के सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। और घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था
यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह 3 दिन है, 4 दिन तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिनों की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी हरी घास है। फल और दूध की तो वर्षा कर देती हैं। लाख कहते हैं लेकिन दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहरी पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़कर देखते हैं और पैर पटकने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ से बढ़ गए तो क्या होगा? लहना सिंह बोला। सच है सूबेदार जी, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावड़ियों के सोते बह रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंकते रहो। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पौधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे दो। ऐसा खाद का पानी पूरे पंजाब भर में न मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुरा जमीन यहीं मांग लूंगा और फूलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने का हट करती है, होठों में आग लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं, और वो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मानदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? इसके बाद सभी सिपाही गाना गाने लगते हैं और सारी खंदक गीत से गूंज उठती है। सिपाही फिर ताजा हो जाते हैं, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते आ रहे हों। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो भाई? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरे जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, देखो पसीना भी आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए।
हाँ, याद आई, मेरे पास एक दूसरी गरम जर्सी है। आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं तो झूठ। यह कहकर बोधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां पर 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहां से 10 आदमी को छोड़कर सबको साथ ले जाकर उनसे मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहीं रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार हजारा सिंह ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे और तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं। उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है 12 साल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ, याद है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका वो खानसामा अब्दुल रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। और सामने से वह नील गाय निकली थी, ऐसी बड़ी जो हमने कभी देखी ही न थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा है साहब। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर वह मैंने विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई लेकर आता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे कोई संदेह नहीं रह गया था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह जा टकराया। कौन? वजीर सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? हाँ, लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब क्या मारे गए? धोखा हुआ है। सूबेदार कीचड़ का चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा और उधर उन पर खुलेआम धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़े जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ। देखो पत्ता तक न खुड़के। देर न करो, जाओ। लेकिन हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी की तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म है,
जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। देर न करो, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3-3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जैसे सिगड़ी के पास रखा। फिर बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर वह गुत्थी पर रखने ही वाला था कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गाट करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं। यह सीखा कि मुस्लिम खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू सीख कहाँ से आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस तक लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब कदम रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में जा लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू किया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव यानी भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे वाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है।
वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधवानी चाहिए। बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध। और तुम? मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, और फिर वजीरा सिंह मेरे पास ही तो है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना जरूर लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उनके ऊपर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की वही लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ, कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी भी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली, मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया और बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना चाहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह, पानी पिला। उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी न जिया।
सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चढ़ गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोल उठा। कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। आपके हाड़ में खूब आम फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा मेरा भतीजा उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। इस कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।